नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस का चेहरा 4 नवंबर को पूरे देश ने देखा। 20 सशस्त्र पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे, घसीट कर उन्हें अलीबाग थाने ले गए और उन्हें जूते पहनने तक का मौका नहीं दिया गया। यह सब एक ऐसे केस में हुआ जो साल 2019 में बंद हो चुका था। इस गिरफ्तारी की अगुवाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने की थी, जिन्हें कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 16 साल बाद पुलिस में तैनात करवाया था और कुछ दिन पहले वह शिवसेना से भी जुड़े हुए थे। अर्नब को थाने ले जाने के दौरान किस तरह का बर्ताव किया गया था, इसका अंदाजा उनके हाथ पर नजर आए 6 इंच लंबे घाव को देखकर लग गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने हलफनामे में भी कहा कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यातनाएं भी दी गई। अर्नब ने कहा था कि उन्हें जूतों से पीटा गया और ऐसा तरल पीने दिया गया जिससे उनका दम घुटने लगा था। कोर्ट में उनकी पुलिस हिरासत का प्रस्ताव रद्द किए जाने के बाद पुलिस उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट कर देती है। बाद में 9 दिन की हिरासत के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब को जमानत पर रिहा किया। साथ ही पुलिस द्वारा की गई असंवैधानिक कार्रवाई और उच्च न्यायालय द्वारा पहले जमानत नहीं दिए जाने पर कड़ी फटकार भी लगाई। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अर्नब को 2018 के दौरान आत्महत्या के लिए उकसाने वाले ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जिसे पहले ही बंद किया जा चुका था, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए हाल ही में फिर से यह फाइल खोली गई। ऐसा करने से पहले ना तो न्यायालय की सहमति ली गई, ना ही संज्ञान। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि अर्नब को न्यायिक हिरासत में भेजने वाले मजिस्ट्रेट ने भी कही थी। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 के जिस मामले की फाइल दोबारा खोलकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, उस मामले में अंतरिम रिपोर्ट तक दायर की जा चुकी थी। अब ऑफ इंडिया ने ARG आउटलायर मीडिया CDPL अन्वय नायक की जो कंपनी है जिन्होंने आत्महत्या की है और नायक की पत्नी और बेटी के बीच हुई पूरी बातचीत को एक्सेस किया है। अन्वय नायक और कथित तौर पर उनकी मां कुमुद नायक की आत्महत्या के बारे में जानते हैं हम लोग। 5 मई 2018 को आर्किटेक्ट अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित अलीबाग क्षेत्र अंतर्गत कबीर गांव के फार्म हाउस में मृत पाए गए थे। इस दौरान उनके घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। बरामद किए गए सुसाइड नोट में कुल 3 लोगों के नामों का जिक्र था। पहला अर्नब गोस्वामी का, जिनका अन्वय नायक और इनकी मां के मुताबिक 83 लाख रुपये बकाया था उनके ऊपर, और यह राशि उन्हें कॉन्कॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिनके निदेशक ये मां और बेटे थे, उनको देनी थी। दूसरा नाम फिरोज शेख का था जिसपे 4 करोड़ का बकाया था, और नितेश शारदा तीसरा नाम, इस पर 55 लाख का बकाया था। बरामद किए गए सुसाइड नोट में उल्लेखनीय यह था कि इस पर केवल अन्वय नायक के ही हस्ताक्षर थे। उनकी मां जो वहीं ठीक मृत पाई गई थी, उन्होंने सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर नहीं किया था या अपना कोई वैकल्पिक सुसाइड नोट अलग से नहीं छोड़ा था। बाद में इस मामले में घटना के दिन ही FIR दर्ज की गई जिसमें 3 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसके ठीक बाद पुलिस ने अर्नब के दफ्तर पर जाकर उनसे इस घटना के संबंध में पूछताछ की थी और अपनी कंपनी के आर्थिक दस्तावेज जमा करने की बात कही थी। 8 मई को CFO S सुंदरम और CEO खानचंदानी के लगभग सारे आर्थिक दस्तावेज, यहाँ तक कि आने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी और फोन रिकॉर्ड की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई थी। 6 अगस्त 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें दावा किया गया कि अन्वय नायक ने पहले अपनी मां को मारा, फिर आत्महत्या कर ली। अब यह स्पष्ट था कि कुमुद नायक की हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त एक हत्या का मामला भी दर्ज किया था और ये उन्होंने केवल मौका वारदात पर बरामद किए गए सबूत के आधार पर दर्ज किया था। रिपोर्ट में इकलौता सबूत यही दिया गया है कि फार्म हाउस पर कोई और मौजूद नहीं था। अप्रैल 2019 में पुलिस ने इस मामले में एक समरी तैयार की जिसके मुताबिक उन्हें यानी पुलिस वालों को अर्नब गोस्वामी और अन्य के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस की फाइल यहीं बंद की जाती है, ऐसा लिखा गया। अन्वय नायक और कुमुद नायक का शव बरामद होने से लेकर केस खुलने तक क्या क्या हुआ। ऑफ इंडिया द्वारा एक्सेस किए गए पत्रों के मुताबिक ARG प्राइवेट लिमिटेड और अक्षता नायक व आद्या नायक, अन्वय नायक की पत्नी और बेटी के बीच भुगतान संबंधी विवाद सुलझाने के लिए तमाम बैठकें हुई। फिर इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि कानूनी रूप से किस तरह ARG CDPL को सीधे भुगतान कर सकती है, जैसा कि पहले भी मांग उठाई गई थी, लेकिन इस विवाद पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। पत्रों को खंगालने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मामला उतना भी सुलझा हुआ नहीं है जितना कोई भी मानकर चल रहा है। मामले से जुड़ी तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई, लेकिन नीचे के पत्रों को देखने के बाद वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाती। पहला पत्र जो है वो 12 अप्रैल 2019 का है। उस दिन ARG ने CDPL को एक पत्र लिखा था जिसमें अक्षता नायक, अन्वय की पत्नी, और आद्या नायक, अन्वय की बेटी, और जांच अधिकारी DS पाटिल का भी जिक्र था उसमें।
इस पत्र से इतना साफ है कि नाइक परिवार सीडीपीएल के सब कॉन्ट्रैक्टर्स और एआरजी के बीच बकाया भुगतान पर चर्चा करने के लिए तमाम बैठकें हो चुकी थी। इस पत्र में एआरजी ने नाइक परिवार को इस बात की जानकारी दी थी कि अभी काफ़ी काम बचा हुआ है जिसे एआरजी द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से पूरा किया जाएगा। पत्र के मुताबिक बचे हुए कार्य की राशि को लेकर समझौते के बाद एआरजी के मुताबिक सीडीपीएल पर 39,01,721 रुपये बकाया था। एआरजी का कहना है कि सीडीपीएल को राशि का भुगतान किया जा सकता है और इसके बाद पत्र में उन बैंकों का नाम लिखा हुआ था जिनके जरिए सीडीपीएल को भुगतान किया गया था। हैरानी की बात यह है कि पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि सीडीपीएल ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को यानी उप कॉन्ट्रैक्टर्स जो होता है उनको भुगतान नहीं किया है और इसलिए वह एआरजी के पास गए ताकि उन्हें सीधे पैसे दिलवा सके। आगे पत्र में यह भी निवेदन किए गए हैं कि सीडीपीएल के अधिकृत कर्मियों के नामों की पुष्टि की जाए। दूसरा, अगर एआरजी द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सीडीपीएल की जगह पर बकाया भुगतान किया गया है तो इसकी भी पुष्टि हो। सीजेएम ने, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, 16 अप्रैल को क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने स्वीकार की थी। गौर करने वाली बात है कि इस संबंध में फाइल की गई क्लोजर रिपोर्ट की समरी अप्रैल 2019 में दायर हुई थी। इस क्लोजर रिपोर्ट को भी ऑफ इंडिया ने एक्सेस किया, जो बताती है कि जांच अधिकारियों को अन्वय नायक की मौत के पीछे रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्नब गोस्वामी, नितेश शारदा और फिरोज शेख का कोई लिंक नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी पड़ताल में ऐसे कोई सबूत नहीं पाए जो यह साबित कर सके कि इन तीनों ने नायक का जीवन असहनीय बना दिया था और इसके कारण उन्हें सुसाइड करना पड़ा। रायगढ़ पुलिस ने इस केस में पड़ताल की थी और क्लोजर रिपोर्ट की समरी मजिस्ट्रेट के सामने अप्रैल 2019 में पेश की थी। इस रिपोर्ट में साफ था कि उन्हें आरोपितों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले जिसके कारण पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा था, उल्लेखित तीनों आरोपित अलग अलग क्षेत्र और जगहों पर काम करते हैं और पड़ताल में इनके बीच कोई संबंध उजागर नहीं हुआ है। पड़ताल में अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि सुसाइड नोट में शामिल तीनों आरोपितों के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि इन्होंने अकेले या साथ में मृतक का जीवन इतना मुहाल कर दिया कि उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं। इसलिए सबूतों के अभाव में यह अंतिम समरी स्वीकारी जाए। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया, जांच से खुलासा हुआ है कि पिछले 6-7 सालों में कॉन्कॉर्ड यानी अन्वय नायक की जो कंपनी है भारी आर्थिक नुकसान से गुजर रही थी, जिसके कारण अन्वय और उनकी माता मानसिक तनाव में थे। चूंकि उनकी माता भी इस कंपनी की पार्टनर थी तो अन्वय ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा और फिर खुद को फंदे पर लटका लिया। क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कॉन्कॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कई क्लाइंट्स के कामों को अधूरा छोड़ दिया था, जिसमें वह क्लाइंट भी शामिल थे जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा गया था। इसके बाद रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया कि आरोपितों ने बाद में अधूरे कामों को खुद से करवाया था और वेंडर्स को पुलिस के पास जमा किए दस्तावेजों के अनुसार कीमत दी। रायगढ़ पुलिस की इस रिपोर्ट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अप्रैल 16, 2019 को स्वीकार लिया था। इंडियन एक्सप्रेस में भी कॉन्कॉर्ड द्वारा भरे गए वार्षिक वैधानिक रिटर्न यानी एनुअल स्टैट्यूटरी रिटर्न्स को एक्सेस किया। डिटेल के मुताबिक कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2016 में 26.5 करोड़ का कर्ज था। इतना ही नहीं, कंपनी कुछ ही समय में निष्क्रिय हो गई थी और उस वर्ष के बाद अपने वार्षिक रिटर्न भरना भी उन्होंने बंद कर दिया था। दूसरा पत्र 11 जून 2019 को लिखा गया। 11 जून को एक पत्र एआरजी की ओर से अक्षता नायक और आद्या नायक व मृतक की कंपनी सीडीपीएल को भेजा गया। ये पत्र केवल स्पीड पोस्ट या कुरियर के जरिए नहीं भेजा गया बल्कि इसे अक्षता नायक के व्हाट्सएप पर भी भेजा गया। इस पत्र में उन तमाम बैठकों का जिक्र था जो अक्षता नायक, आद्या नायक और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच हुई, जिन्हें एआरजी डायरेक्ट भुगतान करना चाहता थे। एआरजी का कहना है कि उन्होंने बस एक हर्जाना पत्र यानी इंडेमनिटी लेटर मांगा था ताकि वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधे भुगतान कर पाए, लेकिन नायक परिवार की ओर से इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि अक्षता नायक और आद्या नायक ने एआरजी के साथ अन्वय नायक के वारिस के तौर पर मीटिंग की थी। उनका सीडीपीएल में कोई स्टेक नहीं था। एआरजी ने यह भी खुलासा किया कि सीडीपीएल ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रिपब्लिक स्टूडियो में काम करने के लिए कोई पेमेंट नहीं की थी और अब वह डायरेक्ट एआरजी से पेमेंट मांग रहे हैं। यही कारण है कि एआरजी ने सीडीपीएल से भविष्य के लिए एक हर्जाना पत्र मांगा था कि वो सीडीपीएल के बकाया को चुकाकर सब सेटल कर लें। अब एआरजी कहता है कि ना सीडीपीएल ने ना ही वारिसों यानी अक्षता और आद्या नायक ने एआरजी के अनुरोध पर गौर किया। अपने पत्र में एआरजी ने कहा कि जब सीडीपीएल और नायक दोनों ने एआरजी के अनुरोध को नहीं सुना तो उनके पास सीडीपीएल के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने बकाया चुकाया। अपने पत्र में एआरजी ने सीडीपीएल को 10 दिन का समय दिया कि वह लेनदार, ऋणदाता, अंशधारकों के निदेशकों से क्षतिपूर्ति प्रस्तुत करे या फिर राशि
TDS के साथ वो CDPL के बैंक खाते में जमा किया जाए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ARG ने जो राशि अदा करने के लिए कहा था वह काम नहीं करने के लिए कटौती के बाद 39,01,721 थी। ARG इससे पहले ही 5.20 करोड़ रुपए की अधिक की राशि CDPL को भुगतान कर चुका था। अब दिलचस्प प्रश्न यह है कि जब ARG पहले ही 5.20 करोड़ रुपए दे चुका है तो आखिर क्यों CDPL ने अपने वेंडर्स को उसका बकाया नहीं चुकाया? क्यों CDPL ने हर्जाना पत्र जारी नहीं किया? अगर नाइक चाहता था कि ARG सभी विक्रेताओं का भुगतान करे जिसे CDPL 5 करोड़ मिलने के बाद भी नहीं कर पाई, तो हो सकता है वह इसी अवसर से खुश हो और हर्जाना देकर बकाया चुकाना चाहता हो, जो कि नहीं बाद में वारिस के द्वारा किया गया, न ही CDPL के जरिए हुआ। तीसरा पत्र 15 जून 2019 का है। 15 जून को अक्षता नायक ने ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने निम्नलिखित आरोप उन पर लगाए। अक्षता नायक ने दावा किया कि उनके ARG के साथ कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल के लिए डिफेक्ट लायबिलिटी के लिए 5% रिटेंशन रेट थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 में 1 साल पूरा होना था और इसलिए ARG गलत या फिर अधूरे कार्यों के लिए किसी भी राशि को रोक या घटा नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनी को 88 लाख रुपये चुकाए जाने हैं, न कि ARG द्वारा कैलकुलेट किए गए 39 लाख के लगभग। उनका अगला आरोप यह था कि ARG जो है वो CDPL को भुगतान करना चाहती है, ना कि वारिसों यानी नायक की पत्नी और बेटी को, ये जानते हुए कि अकाउंट को वह ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी के दोनों निदेशकों ने अर्नब गोस्वामी द्वारा उकसाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली है, जिसके लिए उनके खिलाफ अलीबाग पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। आगे उन्होंने अर्नब पर आरोप लगाया कि वही CDPL से हर्जाना मांग रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि कंपनी के निदेशकों के मरने के बाद कोई भी उन्हें उनका भुगतान नहीं कर सकता। अक्षता ने अर्नब पर घटिया मंशा रखने का भी आरोप मढ़ा और कहा कि CDPL के साथ वो फ्रॉड करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा, आपको मालूम था कि मैं और बेटी दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम पर किस तरह का दबाव है। आपने तब तक हमें किसी प्रकार का भुगतान करने से मना कर दिया जब तक अपने उन ठेकेदारों के दबाव के चलते हम आपके पास नहीं आए जिन्हें मजदूरों को भुगतान करना था। जब हमने आपको बताया तब आपको एहसास हुआ कि मजदूरों का पैसा तो देना होगा क्योंकि कानून के तहत आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको एहसास हुआ कि आपके पास इस स्थिति से भागने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपने जानबूझकर ऐसा पत्र लिखा ताकि आप अपने गुनाहों से बच सकें। अक्षता ने आगे कार्रवाई करने पर ARG को मुकदमा चलाने की धमकी भी दी। अब यहाँ आवश्यक यह है कि हम अक्षता नायक की भावनाओं में बहने के बजाय कानून को समझें। सबसे पहले तो CDPL एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका अंत निदेशकों की मौत के साथ नहीं होता। अक्षता बार बार कहती हैं कि CDPL भुगतान रिसीव नहीं कर सकता और हर्जाना पत्र भी जारी नहीं कर सकता, इसलिए ठेकेदारों को प्रत्यक्ष भुगतान किए जाए, जबकि वास्तविकता में और कानूनी रूप से ये सही नहीं है। पूरे केस में जहां दोनों निदेशकों की मौत हो चुकी है, उस समय इस पूरे मामले से निपटने के 2 तरीके होते हैं। पहला यह है कि दोनों माँ बेटी को अन्वय नायक की कानूनी रूप से उनका वारिस बनने के लिए कंपनी को पत्र लिखना होगा और साबित करना होगा कि वह कानूनी रूप से उनकी वारिस है। इसके बाद कंपनी अन्वय नायक और उनकी मां के शेयर्स को उन्हें ट्रांसफर करेगी। अब जैसे ही ट्रांसफर प्रोसेस पूरा होगा, उन्हें EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर 2 नए निदेशकों को नियुक्त करना होगा। फिर जब भी निदेशक नियुक्त होंगे वह बैंक जाकर अकाउंट में मौजूद सारे पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी पर बहुत ज़्यादा उधार है और दोनों माँ बेटी इसे अपने सिर नहीं लेना चाहती तो वो चुप बैठ जाए। जब भी उधार मांगने वाले कोर्ट में जाएंगे तो वह स्पष्ट कह सकती है कि उनका इस कंपनी में कोई लेना देना नहीं है, ना उनके कोई स्टेक है। अगर इसके बाद भी कंपनी के पास बकाया राशि चुकाने के लिए संपत्ति नहीं है तो अदालत उदाहरण के लिए आरोसी को कंपनी अकाउंट खोलने का आदेश दे सकती है और कंपनी से जुड़े लोगों के पैसे लेकर सभी बकाया पैसे चुकाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर किसी भी स्थिति में आद्या नायक या अक्षता नायक की यह मांग कि सारा पैसा उन्हें मिले ना कि कंपनी को, बिल्कुल जायज नहीं है। अगर इन लोगों ने उक्त तरीकों में से पहला तरीका अपनाया होता तो पैसे का मामला सुलझ जाता और दूसरा रास्ता अपनाया होता तो इन्हें उधारी से मुक्ति मिल गई होती। बस इसके लिए उन्हें कंपनी की संपत्ति को त्यागना पड़ता। अक्षता नायक ने इनमें से कोई रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने बस अपने अकाउंट में पैसे मांगे या ARG से ठेकेदारों को बकाया चुकाने को कहा, जो कि कानूनी रूप से गलत है। उनका इस प्रकार कंपनी में कोई अधिकार न होने के बावजूद भी निजी अकाउंट में पैसे मांगना उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। चौथा पत्र 6 नवंबर 2019 को लिखा गया। ARG ने अक्षता नायक के दावों पर किया पलटवार।
4 पेज के इस पत्र में एआरजी ने बिंदुवार तरीके से अक्षता नायक के आरोपों पर जवाब दिया। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट एआरजी और सीडीपीएल के बीच था, कोई तीसरी पार्टी यानी मां और बेटी उसके भुगतान की मांग कर ही नहीं सकती। इसमें कहा गया कि दोनों निदेशकों के निधन के बाद नए निदेशक नियुक्त करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। कई अनुरोध के बाद भी दोनों मां बेटी ने शेयर होल्डर या कंपनी का निदेशक बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अर्नब गोस्वामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम है, सिर्फ अर्नब का नहीं, और दूसरा, इस मामले में सबूतों के अभाव में केस बंद हो चुका है। उन्होंने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पर अक्षता के सभी दावों को नकारा और कहा कि उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी नहीं है क्योंकि वह उस समय मौजूद नहीं थी। इसके बाद कई आरोपों को एआरजी खारिज करता गया। इसमें कहा गया कि अन्वय नायक और कुमित नायक के अलावा एआरजी की कोई बैठक कभी भी अक्षता या आद्या में से किसी के साथ नहीं हुई, इसलिए वह सिर्फ सीडीपीएल को ही भुगतान करेंगे जो कि एक कंपनी है। कंपनी ने उन आरोपों को भी नकारा जिन्होंने दोनों की ओर से, जिनमें कहा गया कि ठेकेदारों की सख्ती के कारण एआरजी ने उनके साथ मीटिंग की। कंपनी बताती है कि उन्हें खुद उप ठेकेदारों यानी सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि दोनों मां बेटी इस मुद्दे को खुद स्टेक होल्डर और निदेशक बन के सुलझाना चाहती हैं। एआरजी और सीडीपीएल के इन पत्रों से कई सवाल उठते हैं। सभी तथ्यों को देखते हुए यह साफ होता है कि अन्वय नायक की सुसाइड मामले में एफआईआर पहले ही दिन हो गई थी। फिर आखिर आद्या ने यह क्यों कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि शायद वो अर्नब का नाम देखकर डर गए थे। वास्तविकता यह है कि घटना वाले दिन पुलिस ने रिपब्लिक टीवी आकर इस मामले पर जानकारी दी थी और बाद में एआरजी के अधिकारियों ने सारी जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके चलते आद्या नाइक द्वारा कारवां मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू और अक्षता नायक के कई मौकों पर दिए गए बयान अपने आप झूठे साबित होते हैं। गौरतलब यह है कि अपने पूरे साक्षात्कार में कारवां मैगजीन के साथ आद्या नायक ने सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर ही चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि अर्नब ने अन्वय को धमकाया कि अन्वय चाहे जो कर ले वह उन्हें पैसे नहीं देंगे। आद्या ने दावा किया कि देय राशि 83 लाख रुपये से ज़्यादा है, लेकिन उनके पिता ने अर्नब गोस्वामी की धमकियों से तंग आकर उसे 83 लाख कर दिए। 5 नवंबर 2020 को दिए गए इस इंटरव्यू के ठीक 1 साल पहले अक्षता नायक ने एआरजी को एक पत्र भी लिखा था। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहीं भी अर्नब की धमकियों का उल्लेख नहीं था, न ही इस बात का कि अर्नब को 83 लाख से ज़्यादा पेमेंट देनी थी। इतना ही नहीं, इसमें यह तक नहीं लिखा गया कि अर्नब गोस्वामी अन्वय नायक को पैसे नहीं देना चाहते। वहीं आद्या का कहना है कि वो साल 2017 के अप्रैल से पैसों की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले। आद्या का दावा है कि उन्हें मई 2020 तक पता ही नहीं था कि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ऐसे ही अक्षता भी कई वीडियोज में कह चुके हैं कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी। मगर यदि उक्त पत्रों को पढ़ें जिसमें एआरजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का पलटवार किया है, तो पता चलेगा कि क्लोजर रिपोर्ट का जिक्र उनमें साफ तौर पर है। तो फिर ऐसे झूठे दावे क्यों किए जा रहे हैं? कानूनी तौर पर जब अक्षता नायक और आद्या नायक के पास सीडीपीएल का स्टेक होल्डर या डायरेक्टर बनने का मौका है, तो आखिर वह उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंपनी 2016 के वित्तीय वर्ष से घाटे में है। क्लोजर रिपोर्ट भी कहती है कि कंपनी की स्थिति 7-8 साल से ठीक नहीं है। तो क्या अक्षता नायक स्टेक होल्डर या निदेशक पद न अपनाकर उधारी से बचना चाहती है, लेकिन देयदाताओं से भुगतान की मांग करके कंपनी पर अपना अधिकार जताना चाहती है? ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर देना इस मामले में आवश्यक है। इसके अलावा 2 और स्थितियां हैं। यदि अक्षता नायक और आद्या नायक के कहने पर एआरजी उन्हें भुगतान करने की बात पर सहमति दे देता है, यदि एआरजी माँ बेटी की निजी अकाउंट में पैसा भेजता तब भी सीडीपीएल का अकाउंट एक्टिव रहता है और वो कानूनी रूप से आकर दावा कर सकते थे कि एआरजी उन्हें पैसा दे। एक अन्य स्थिति में एआरजी ने यदि सब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया होता बिना सीडीपीएल के प्रतिनिधियों के हर्जाना पत्र के, तो अक्षता और आद्या नायक तब कंपनी के शेयर धारक और निदेशक बन सकते थे और मांग कर सकते थे कि एआरजी अब सीडीपीएल का भुगतान करे, क्योंकि सीडीपीएल ने उन्हें अपनी ओर से उप ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। अर्नब गोस्वामी को कैसे पकड़ा गया इस केस में, वो भी अंत में जानना जरूरी है। 26 मई को अनिल देशमुख ने इस मामले को ओपन करवाया और सीआईडी को इसकी जांच दी। खास बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले रिपब्लिक टीवी पालघर के कारण कांग्रेस के निशाने पर आया था, जिसके कुछ दिन में ही अक्षता नायक ने भी वीडियो जारी कर दी और दावा किया कि उनके मामले में एफआईआर नहीं हुई थी और क्लोजर रिपोर्ट का भी उन्हें पता नहीं है। मामला खुलने के महीनों बाद 4 नवंबर को अर्नब को उनके घर से खींचते हुए थाना ले जाया गया। बाद में न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस हिरासत में देने की बजाय जुडिशियल कस्टडी में रखा। इस दौरान 9 चीज़ें गौर कर देने लायक हुई।
पहला, इस मामले में दायर की गई समरी रिपोर्ट अब भी वही है। दूसरा, पुलिस ने अर्नब के खिलाफ बिना कोर्ट परमिशन के कार्रवाई की। तीसरा, अर्नब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। चौथा, अगर अन्वय नायक पर दबाव बनाया जा रहा तो आखिर उनकी मां ने क्यों सुसाइड किया। पांचवा, अन्वय नायक की मौत और आरोपितों के बीच कोई लिंक नहीं मिला है। छठा, ऐसे कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि पहले की जांच अधूरी है। सातवां, आरोपितों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आठवां, सारे सबूत केवल शिकायतकर्ताओं से ही एकत्रित किए गए। नवां, पुलिस आत्महत्या में आरोपितों की कथित भूमिका का उल्लेख करने में विफल रही है। इस मामले में और भी डेवलपमेंट्स होती रहेगी और मैं आके उसे शेयर करूंगा। इस रिपोर्ट को नुपुर शर्मा, जो हमारी अंग्रेजी ऑफ इंडिया की एडिटर हैं, उन्होंने तैयार किया है। हमें अपना सहयोग देने के लिए आप opindia@kotak जो हमारी UPI ID है उस पर आप जा सकते हैं, या फिर आप www.opindia.com/support पे जा सकते हैं। हमारे लेखों को पढ़िए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे रीट्वीट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।